जोहार दोस्तों, आप सभी को आरके हॉटस्पॉट स्टडी चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं उपेंद्र सिंह पुस्तक का पहला अध्याय और मैं कोशिश करूंगा कि उपेंद्र सिंह का 99 वीडियो क्लासेस में उपेंद्र सिंह पुस्तक का सभी चैप्टर को कंप्लीट कर दिया जाए, जो इस यूट्यूब चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, जिसका एक भी पैसा आपको नहीं पे करना पड़ेगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो आइए समय को ना गवाते हुए हम देखते हैं बोर्ड पे और उपेंद्र सिंह का पहला चैप्टर का शुरुआत करते हैं। उपेंद्र सिंह का पहला अध्याय का नाम है प्रारंभिक भारतीय अतीत की अवधारणाएं। तो इसको हम शुरू करते हैं। तो आइए, सबका ध्यान बोर्ड पे हो और पेन और कॉपी सब लेके बैठे और जो मैं नोट करने के लिए बोलता हूँ वो आप नोट करते रहे। अगर कोई ऐसे सुन रहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि बाद में आप नोट करें। और ये क्लास आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, इसका कोई भी आपका चार्ज नहीं लगेगा। और साथ ही साथ 99 क्लासों में आपको उपेंद्र सिंह पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा, जिसका एक भी शब्दावली या एक भी पहलू आपको छोड़ा नहीं जाएगा। और जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आता वो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हम उसमें सुधार करके आपको फिर से बताने की कोशिश करेंगे और समझाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए सभी का ध्यान अब बोर्ड की ओर करते हैं। तो आइए अब देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले उपेंद्र सर अब बताते हैं, ये अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि भारत के बारे में जानने से पहले अब हमें ब्रह्मांड के बारे में जानना है, ब्रह्मांड के बाद पृथ्वी के बारे में जानना है और पृथ्वी के बाद हम पहुंचेंगे भारत पे। और भारत का नामकरण कैसे हिंदुस्तान तक का यात्रा हुआ, भारत से हिंदुस्तान, हिंदुस्तान से इंडिया तक का यात्रा कैसे किया गया, और साथ ही साथ इसमें हिंदू शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पुराणों में। पुराणों में किस चीज का जिक्र है, आप नोट भी करते जाइएगा पीछे पीछे। पहले जैसे नोट करने का तब आपको देंगे, उस समय आप नोट करिएगा। तो पुराणों में चर्चा है अंडाकार ब्रह्मांड का। पुराणों में चर्चा किया गया है अंडाकार ब्रह्मांड का। अंडाकार ब्रह्मांड का चर्चा किया गया है पुराणों में, जो ऊर्ध्वाधर रूप से, जो ऊर्ध्वा वर्टिकली लिख लेते हैं ऊर्ध्वाधर, जिसको वर्टिकली 3 टाइप से बटा हुआ है, 3 भाग में बटा हुआ है। जो स्वर्ग लोक में, दूसरा है आपका मृत्यु लोक में, मृत्यु लोक यानी पृथ्वी की बात हो रहा है, ठीक ना, मृत्यु लोक में। और तीसरा पाताल लोक। पृथ्वी लोक को पुराण में मृत्यु लोक कहा गया है, ठीक ना। तो यहाँ वर्टिकली ऊर्ध्वाधर रूप से देखें तो स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक और पाताल लोक, ये 3 लोकों में पुराणों में चर्चा किया गया है, जिसमें ब्रह्मांड को अंडाकार रूप में दिखाया गया है। तो ब्रह्मांड जो है ये शेप में है, आपका ब्रह्मांड आपका अंडाकार रूप में दिखाया गया है। तो इसको नोट कर लीजिए, हम आगे देखते हैं। अब ब्रह्मांड के बाद चर्चा किया गया है पृथ्वी के बारे में। तो ब्रह्मांड के बाद चर्चा किया गया है पृथ्वी के बारे में। तो हम पृथ्वी के बारे में जानते हैं कि पृथ्वी क्या है। तो पृथ्वी लोक के बारे में जिसका चर्चा किया गया मृत्यु लोक के विषय में, तो वही पृथ्वी लोक के विषय में हम देखते हैं यहाँ पे। तो पृथ्वी किस टाइप का आकृति में यहाँ बताया गया है, पृथ्वी का आकृति बताया गया है किस टाइप से, वो देखिए यहाँ पे। तो पृथ्वी का आकृति है, मैं लाइट बना लेता हूँ। तो पृथ्वी जैसे ब्रह्मांड अंडाकार रूप में दर्शाया गया पुराण में, वही पृथ्वी को समतल पृथ्वी को दिखाया गया है समतल चकली के भांति। पृथ्वी को दिखाया गया है समतल चकली के भांति, जो मुख्य रूप से 7 भूखंड में, जो 7 भूखंड में बटा हुआ है। देखिए, जो पुराणों का रचना कर रहा था
इस बात से अब अंदाजा लगा सकते हैं जो पुराणों का रचना कर रहे थे उसको भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में पूरा ज्ञान था। जिस समय वैगनार का थ्योरी आया, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आया, है ना, उस समय से पहले जब उनको बताया गया कि भारत 7 महाद्वीप है, मतलब कि दुनिया 7 महाद्वीपों में विभक्त है, उसी समय पुराणों में इसका चर्चा किया जा चुका है कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी 7 भूखंड में विभाजित है। पृथ्वी जो है वो 7 भूखंड में विभाजित है, पुराणों में चर्चा किया जा चुका है। आप सोच सकते हैं कि उस समय इतना आगे टेक्नोलॉजी विकसित हो चुका था हिंदुस्तान का, क्या जो भी मापने का तरीका हो, जो भी कुछ ज्ञात करने का तरीका हो, उससे ये साबित करता है कि हिंदुस्तान कितना पहले इतना विकसित हो चुका था, है ना, कि उन्हें पुराणों में ये चीज का जिक्र कर दिया कि पृथ्वी समतल चकली के समान है ना, यानी गोलाकार है, अब समझ लीजिए समतल है ना, और 7 भूखंड में बटा हुआ है। जो 7 महाद्वीप अब आज हम लोग पढ़ रहे हैं, उसी में आगे पुराणों में ही उसका बहुत पहले जिक्र किया जा चुका था कि ये 7 महाद्वीपों में विभक्त है। और उसी में आता है आपका क्या, और इसी को 7 मंडलों में भी बोल सकते हैं आप। 7 मंडल में 7 मंडलक में है, और 7 मंडलक हम नाम लिख दे रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। जो पुराणों में जिक्र किया गया है 7 मंडलकों का, तो आप नोट कर लीजिए। 7 मंडलकों में पहला है खारा पानी, पहला खारा पानी है, पहला खारा पानी। दूसरा आपका चाशनी है, दूसरा चाशनी। तीसरा है घृत है आपका। चौथा है घृत के बाद चौथा है दही, पांचवा है मीठा जल। 1 2 3 4 5वां मीठा जल है। फिर जिसको शुद्ध जल भी आप कह सकते हैं, शुद्ध जल। चौथा है आपका शुद्ध जल के साथ चौथा है आपका दुग्ध, और 5वां है घृत अब तो लिखा हुआ है, तो खारा पानी है, चाशनी है, मध्य है। 7वां आपका हो गया मध्य। इसमें है 7 मंडलक में 7 भाग, जो 7 भूखंड था, भूखंड है 7 भूखंड, और 7 भूखंड को 7 मंडलक में विभाजित किया गया। इसका सागर जो है अवस्थित है, ये नहीं कि छोटा सा स्थान है, इसका सागर अवस्थित है आपका, है ना। ये आप लिख लीजिए। 7 मंडल, 7 भूखंड है पृथ्वी का। पृथ्वी जो है, पृथ्वी समतल चकली के समान है। क्या बताया? समतल चकली। और ब्रह्मांड है अंडाकार के समान। ये समतल चकली के समान है ना। उसमें 7 भूखंड में विभाजित किया गया है, और 7 भूखंड आपका 7 मंडलक में है। और 7 मंडलक को इस तरह से विभाजन किया गया है जो खारा पानी, चाशनी, घृत, दही, मीठा जल या शुद्ध जल कहते हैं, दुग्ध, और मध्य में उसका सागर अवस्थित। उसका छोटा मोटा भाग नहीं, उसका सागर अवस्थित है। इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बताते हैं। हो गया होगा, ठीक है। और इसी 7 मंडलक या पृथ्वी, इसी 7 मंडलक और या पृथ्वी, 7 मंडलक या पृथ्वी के बीच में स्थित है। इसी 7 मंडलक या पृथ्वी के बीच में स्थित है। 7 मंडलक या पृथ्वी के मध्य में, इसका मध्य में स्थित है। उसका नाम है जम्बू द्वीप। नाम क्या है? जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप पृथ्वी के मध्य में है स्थित, या केंद्र में स्थित है। मध्य या केंद्र में स्थित है। केंद्र जिसका नाम रखा गया है जम्बू द्वीप। और इसका मध्य में, और जम्बू द्वीप के मध्य में स्थित है स्वर्ण मेरु पर्वत। कौन सा है? स्वर्ण
मेरू पर्वत, सब आप नोट्स करते जाइएगा। देखिए ब्रह्मांड करते हैं, ब्रह्मांड से हम पृथ्वी पे आते हैं और पृथ्वी का केंद्र में स्थित है जम्बू द्वीप, और जम्बू द्वीप के मध्य में स्थित है स्वर्ण मेरू पर्वत, स्वर्ण मेरू पर्वत। इसी के और इसका जम्बू द्वीप के दक्षिणी भाग में जो है, जम्बू द्वीप के दक्षिणी भाग में जो है स्थान, उसे हम नाम देते हैं भारतवर्ष। कि क्या नाम देते हैं? भारतवर्ष। यहाँ से नाम आता है, दक्षिणी छोर पर स्थित है ये, यहाँ पे दक्षिणी छोर पर स्थित है। आधुनिक भारत नहीं, उस समय भारत एक उपमहाद्वीप के रूप में था, जो आधुनिक श्रीलंका, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, जिसे हम आधुनिक भारतवर्ष कहते हैं। उस समय का भारतवर्ष कहा जाता था, है ना। तो यहाँ पे आगे देखते हैं आप, भारतवर्ष का नामकरण किस टाइप से हुआ, ये भारत कैसे नाम हुआ, तो हम देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ देखिए भारतवर्ष का नामकरण, तो यहाँ पे आप देखिए भारत वर्ष का नामकरण। ये केवल एक छोटा सा आधुनिक भारत के बारे में जिक्र नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा आपका उस समय भारतीय उपमहाद्वीप का, उस समय का भारतीय उपमहाद्वीप का जिक्र कर रहा है, भारतीय उपमहाद्वीप का वर्णन कर रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप का उस समय नामकरण कैसे पड़ा। और इसमें सबसे मेन सहायक चीज है भारत के वर्ष के नामकरण में, है ना, वो था राजा दुष्यंत और प्लस शकुंतला, शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पे। भारतीय उपमहाद्वीप, जब भारत के संदर्भ में अगर हम देखें, भारत के व्यक्तियों और भारत के निवासियों के संदर्भ में हम देखें, तो उस समय के राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र राजा भरत के नाम पे भारतवर्ष का नाम धारण किया गया, जो 9 खंडों में विभाजित था। उस समय भारत जो था वो 9 खंडों में विभाजित था, 9 खंडों में विभाजित था। और इसका नामकरण में हम देखते हैं राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के संतति होने के कारण, किसका? राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के संतति होने के कारण हम भारतवासी या भारतवर्ष का नाम कहलाया। और उस समय भारत 9 खंडों में विभाजित था। यहाँ तक हम देख लिए। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या कैसे कैसे इनको ये भारत का आंतरिक या आंतरिक संदर्भ में ये नाम पड़ा। और जब हम भारत को बाहरी दुनिया के संदर्भ में देखें कि भारत को बाहरी दुनिया में किस नाम से जाना जाता था या उनका नाम किस तरह से पड़ा, हम इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए बाहरी दुनिया के संदर्भ में, बाहरी दुनिया के संदर्भ में, बाहरी दुनिया के संदर्भ में हम देखते हैं कि इसमें सिंधु नदी का, सिंधु नदी का रोल है। सिंधु नदी जो थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, जो तिब्बत की पठार से निकलता है, तिब्बत के पठार से निकलता है, इसको नोट करते जाइए। तिब्बत के पठार से निकलता है, टोटल 3200 किलोमीटर का है ये नदी, 3200 किलोमीटर का है। सिंधु नदी का महत्वपूर्ण, बाहरी दुनिया के लोगों को भारत नाम रखने के लिए या इंडिया नाम रखने के लिए, इसका इंग्लिश में नाम है इंडस, तो यही से इंडिया भी आया है, ठीक ना। तिब्बत के पठार से निकलता है, जो इसका कुल लंबाई 3200 किलोमीटर है, जो आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब है, भारत की भूमि को सिंचित करता है। यहाँ पे लिख लीजिएगा, आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और भारत की भूमि को सिंचित करता है, ये सब लिख लीजिए। यही नदी, सिंधु नदी का कारण बाहरी दुनिया के लोगों के बीच में भारत का क्या क्या नामकरण हुआ, हम इसको विस्तार से जानने को कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन सिंधु नदी के बारे में।
सिंधु नदी तिब्बत के पठार से निकलता है। इसका कुल लंबाई 3200 किलोमीटर है और एक पॉइंट यहाँ पे लिखिए, ये अरब सागर में गिरता है। कहाँ पे? ये अरब सागर में गिरता है। अरब सागर में अपना जल गिराता है। नोट्स करते जाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थोड़ा सा साइड हो दे रहे हैं हम। अब देखिए, ये सिंधु नदी का बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और भारत की भूमि को सिंचित करता है। सिंधु नदी है जो तिब्बत के पठार से निकलता है, 32 किलोमीटर की कुल दूरी तय करता है और अरब सागर में अपना जल गिराता है। इसको इंग्लिश में इंडस के नाम से भी जानते हैं। अब इसी नदी का रोल है जो भारत को बाहरी दुनिया के लोगों में नाम या यहाँ के लोगों के नाम के बारे में जानकारी देता है। यही नदी का मेन या मुख्य रोल है हिंदुस्तान के नाम या भारत के नाम पढ़ने में। तो अंग्रेजी में नाम हम जानेंगे, पहले देख लेते हैं फिर से। हिंदी में नाम है सिंधु और अंग्रेजी में नाम है इसका इंडस। अब यहीं से भारत का नामकरण किस टाइप से होता है ये हम विस्तार से देखते हैं। तो सिंधु नदी और इंडस रिवर के बारे में हम जानते हैं। तो इससे पहले हम देख लेते हैं इस नदी के स्रोत को हम थोड़ा सा साइड में रखते हैं। इससे पहले एक चीनी यात्री थे, चीनी यात्री या चीनी स्रोत कहिए, और चीनी स्रोत में भारत की भूमि को सेन, इसको नोट कीजिएगा, सेन तू कहा गया है। और यही ग्रीक ग्रंथ में इसको नोट कर लीजिएगा। थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये केवल फैक्ट्स है, समझाने लायक कोई बात नहीं है। और ग्रीक ग्रंथ में इसे इंडिया कहा गया है। अब ये बात जो कर रहा है या हम जो बात कर रहे हैं, उपेंद्र सर जो बात किए हैं, है ना, वो सिंधु नदी के अपवाह क्षेत्र जो था उसके बगल निचली क्षेत्र या उत्तरी क्षेत्र जो कहें वहां तक का बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये संपूर्ण भारतवर्ष नहीं है जिसमें दक्षिण है, कोंकण, मालाबार और ये सब जो उत्तरी भारत में पश्चिम बंगाल का था वो सब का हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ हम बात कर रहे हैं सिंधु नदी के क्षेत्र या उसके ऊपरी मैदान तक का बात कर रहे हैं, जहाँ से सिंधु नदी का जल वहां पे जाता था उस जगह तक का बात कर रहे हैं कि वहां का नाम कैसे हुआ। बाद में इसका एक मेगस्थनीज, उसके बारे में हम थोड़ा आगे बताते हैं। यहाँ पे बताना अच्छा बात नहीं होगा ताकि ये होच पोच हो जाएगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे देखते हैं। ये सिंधु नदी के दोआब क्षेत्र है, दोआब क्षेत्र का बात कर रहे हैं हम, ठीक ना। तो वहां का नाम कैसे पड़ा? तो ईरान से व्यापारी आते थे, ईरान से जो व्यापारी आते थे वो स को, जो स था उसको ह के नाम से उच्चारण करते थे, स को ह के नाम से उच्चारण करते थे। तो श बन गया ह, तो सिंधु बन गया ऑब्वियसली हिंदू। श बन गया अगर ह तो ऑब्वियसली सिंधु बन गया आपका हिंदू। यहीं से आपका नाम हो गया हिंदू और यहीं से हिंदू शब्द का उत्पत्ति होता है। हिंदुस्तान बोलने की जगह उस समय हिंदुस्तान का प्रयोग होता होगा तो वही हो गया आपका हिंदुस्तान, वही हिंदुस्तान के नाम से जाना जाने लगा। तब देखते हैं यहाँ हिंदुस्तान हो गया, किसके द्वारा दिया गया नाम? ईरान के द्वारा, है ना। और हिंदू शब्द किसके द्वारा दिया गया? यह भी ईरान के द्वारा दिया गया, है ना। तो ईरानी भाषा में हिंदुस्तान शब्द का नाम आया, है ना। यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं है। इंडेस था, ग्रीक लोग कहते थे, फारसी जो ग्रीक था, वह इंडस से इंडिया आया, इंडस से ही आपका इंडिया आया और इंडिया से इंडियन आ गया, इंडियन। ये केवल सिंधु नदी के ऊपरी क्षेत्र और सिंधु नदी तक का ही जिक्र हो रहा है यहाँ पे, है ना। इससे पहले यहाँ तक आपका हो गया। हिंदुस्तान भी कहाँ से आ गया आपका? यहाँ पे एक समरी लिख देते हैं हम, जो आप नोट्स कर लीजिएगा, छोटा सा। SSC GD ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब पूछा जाता है कि यह नाम कहाँ से आया, नहीं आया, है ना। तो इसका जिक्र कहाँ पे हुआ है ये थोड़ा हम शॉर्ट फॉर्म में आपको लिख देते हैं, अब इसे नोट कर लीजिएगा। जैसे सबसे पहले हम देखें, सबसे पहले भारत देखें। भारत नाम कहाँ से आया आपका? राजा भरत के संतति होने के कारण भरत नाम आया। दूसरा इंडिया देखें, इंडिया कहाँ से आया? इंडस रिवर का अंग्रेजी अनुवाद से,
जो ग्रीक लोग या फारसी बोले या फारसी के द्वारा दिया गया नाम इंडस रिवर या ग्रीक या फारसी ग्रंथ में इसका जिक्र है। हिंदुस्तान कहाँ से आया? आपका हिंदुस्तान आ गया ईरानियों के द्वारा, ईरानियों द्वारा दिया गया है। यहीं से शब्द आया हिंदू, यहीं से शब्द आया हिंदू। कहाँ से? सिंधु नदी को हा बोला गया, इसके कारण सिंधु नदी को हा बोला गया, इसके कारण हिंदू आया। और एक होता है जम्बू द्वीप का, हम सबसे पहले जिक्र किए थे। जम्बू द्वीप जो हम अभी बेसिकली देखते हैं ना, वो जैन ग्रंथों में इसका जिक्र मिलता है। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, जैन ग्रंथों में इसका जिक्र मिलता है। तो भारत, इंडिया, हिंदुस्तान और जम्बू द्वीप, ये 4 नाम। और एक में और नाम मिलता है, वो आर्यवर्त है। आर्यवर्त तो ये वैदिक सभ्यता का देन है। कि इसका वैदिक सभ्यता बोले या संस्कृति, ताकि बाद में जब हम वैदिक में पहुंचेंगे तो सभ्यता और संस्कृति में अंतर बताएंगे। इसलिए वैदिक संस्कृति में व्यक्ति आर्य जनजाति था, आर्य या आर्यन, उसी के द्वारा आर्यवर्त का नाम। ये 5 नाम भारत का आपको रटा रटाया होना चाहिए, है ना। और उसका कहाँ से आया उसके बारे में यहाँ पे जिक्र है आपका। आइए इसको मिटाते हैं, है ना। तब तक अगर लिख लिए हो तो ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। ठीक है, वैदिक संस्कृति आ रही, ऊपर से आप नोट कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा देखिए, टाइम दे देते हैं। चलिए साइड हो देते, हो गया, ठीक है। बाहरी दुनिया के संदर्भ में देखें, यहाँ तक हम पहले को बार बार बता रहे हैं कि ये सिंधु नदी के ऊपरी क्षेत्र या उसके आसपास का जो उपजाऊ भूमि है वहां तक जिक्र करें। जैसे ये सिंधु नदी बह रहा है तो यहाँ से यहाँ मार्कर देखिए, ये सिंधु नदी है, ये ब्लू वाला, तो रेड और जो ब्लैक है ये यहाँ तक के क्षेत्र की बात कर रहा है। लेकिन भारत इतना ही नहीं, भारत इससे बड़ा था, कहीं बड़ा था, जिसका जिक्र उस समय के लोगों के द्वारा नहीं किया गया, या पता उन लोगों को उतना पता हमको लगता है नहीं होगा, अपने अनुमान से बोलते हैं। तो सबसे पहले भारतवर्ष का संपूर्ण विवरण, भारतवर्ष का जो सबसे पहला संपूर्ण विवरण दिया वो तो मेगस्थनीज। मेगस्थनीज कौन थे? भारत वर्ष का संपूर्ण विवरण जो दिया, प्रस्तुत किए, संपूर्ण विवरण जो प्रस्तुत किए वो मेगस्थनीज ऐसे होगा, गलत हो गया, हिंदी में बहुत थोड़ा गलत हो जाता है मेरा। मेगस्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। इन्होंने अपने पुस्तक में लिखा इंडिया, नाम क्या लिखा? इंडिया, है ना। अपने पुस्तक में इसका वह नाम लिखा इंडिया, और जो वर्णन किया कि भारत कितना बड़ा था, उन्होंने असल में इंडिया शब्द का बृहद क्षेत्र का जिक्र किया अपने पुस्तक में। पुस्तक का नाम हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, नहीं तो हम आगे के लेक्चर में इसको बताते, नहीं तो बता ही देते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। इंडिका का पुस्तक का नाम था इंडिका, चंद्रगुप्त मौर्य का पुस्तक, मेगस्थनीज का अपने पुस्तक था इंडिका। इंडिका में इसका जिक्र करता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, इंडिया नाम से इनका जिक्र करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप ये भी लिख लीजिएगा, है ना। तो ये भारतवर्ष का संपूर्ण विवरण करते हैं, है ना। इंडिया का प्रयोग किया, ईरानी लोग हम बताएं कि हिंदुस्तान का प्रयोग किया, जम्बू द्वीप जैन ग्रंथों से मिला, है ना। यहाँ तक हम इंडिया का संपूर्ण नाम का विवरण जान जाते हैं, जो उपेंद्र सिंह सर अपने पुस्तक में किए थे। तो आइए इससे आगे अब हम बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा चीज के बारे में जिक्र कर रहे हैं, दूसरा पॉइंट में बता रहे हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप के प्रमुख भू-आकृतिक संगठन किस तरह से थे। तो दूसरा पॉइंट में वो बताते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप के प्रमुख भू-आकृतिक संगठन किस तरह था। तो जिक्र होता है कि भारतीय उपमहाद्वीप, है ना, कि भू-आकृतिक संगठन के बारे में। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक मैप ड्रॉ कर देंगे, ऊपर की चीज मिटा दे रहे हैं हम, एक मैप ड्रॉ करते हैं हम, और इस मैप के थ्रू से हम समझने की कोशिश करेंगे। एक आकृति हम बनाते हैं, आकृति में आप ध्यान से दीजिएगा, और समझ में नहीं आएगा तब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए सीधा नहीं होता है मेरा उतना अच्छा अभी, लेकिन जब समझने का कोशिश कीजिएगा। ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। हिंदी में लिखना तो ठीक है, लिख देंगे, नहीं तो इतना ही चलने दीजिए। ये हो गया। यहाँ सब समझने की कोशिश करते हैं कि उपेंद्र सर क्या समझाना चाह रहे हैं। बस छोटा सा इतना सा अगर आप मैप अब समझ जाइएगा तो यहाँ का आप विस्तार से इसके बारे में अब समझ जाइएगा। तो आइए यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो उससे पहले हम देखते हैं कि भारत का जो सीमा का निर्धारण है वो प्राकृतिक रूप से कर दिया गया है, ठीक है ना। ध्यान से सुनिए, भारत का जो सीमा का निर्धारण है ना वो प्राकृतिक खुद ही कर देता है। जैसे हम विशाल उत्तर में देखते हैं हिमालय पर्वत है, दक्षिण में कोरोमंडल तट समुद्र से घिरा हुआ चारों तरफ से, है ना, कोंकण मालाबार होते हुए करते हुए सर्क्रिक, और इधर बलूच में जाते हैं बलूचिस्तान। उस समय हम उप महाद्वीप का बात कर रहे हैं, नॉट ओनली भारत, ये उप महाद्वीप का जिक्र है ना। तो उधर बलूच में हम देखते हैं बलूचिस्तान में पर्वत, इधर रेगिस्तान, थार का रेगिस्तान, राजस्थान में उधर सुंदरवन का डेल्टा। ये आपका भारत का प्राकृतिक सीमा, ये नहीं कि आप हम बाउंड्री दे दी। अभी कुछ समय से देखते हैं ये 1947 से पाकिस्तान का बॉर्डर बन गया, उससे कुछ पहले अफगानिस्तान का बॉर्डर बन गया, इधर चाइना में है ना मैकमोहन लाइन खींचा गया, वो नहीं देख रहे हैं। प्राकृतिक खुद आप अगर इमेजिन करते हैं, है ना, या एटलस खोल के देखते हैं तो आपको खुद पता चलता है कि भारत किस तरह से प्राकृतिक सीमाओं से घिरा है ना। इसलिए पहला दुनिया का पहला महासागर जो भारत हिंदुस्तान के नाम पे हिंद महासागर पड़ा है। तो आइए देखते हैं कि कहाँ पे क्या है ना। इसलिए यहाँ का जो मौसम है ना वो सभी जगहों का मौसम से सेम है, मिलता जुलता है ना। अगर इस अक्षांश में देखें, भारत जो अक्षांश में है, भारत जो अक्षांश में अगर उच्च अक्षांश का कंपेयर अगर हम दूसरे देशों से करें तो चलिए सेम है। मौसम में जो भी है, जो भी बदलाव होता है, जिस टाइप से मौसम है वो सेम है यहाँ का भी, और भारत में स्थित, भारत जो अक्षांश में स्थित है उसके उसी अक्षांश में स्थित दूसरे देशों का भी हम देखते हैं तो सेम मिलता है, ठीक ना। तो यहाँ पे दो कारणों से विविधता, बहुत ज्यादा विविधता नजर आता है। वो दो कारण हैं, एक यहाँ पे लिखते हैं, इधर से लिखते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा से दिखेगा। ये दो कारण जो है ना, जो भारत के मौसम को इसी अक्षांश में स्थित होने वाले दूसरे देशों के स्थानों से अलग बनाता है। पहला जो है वो हिमालय पर्वत की स्थिति, हिमालय पर्वत की स्थिति के कारण, और दूसरा है आपका पश्चिमी घाट के कारण। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है कि अगर हिमालय पर्वत के बारे में अगर हम जाने, हिमालय पर्वत के बारे में जाने कि हिंदुस्तान के मौसम या भारतीय उपमहाद्वीप के मौसम में इसका क्या योगदान है, तो इसको हम ज्योग्राफी में आगे विस्तार से समझेंगे, ताकि हम आगे के क्लास में माजिद हुसैन सर का इंडियन ज्योग्राफी को पूरा फुल लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पे कराएंगे। इसलिए आप बार बार आपसे निवेदन है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं हिमालय पर्वत की स्थिति, थोड़ा शॉर्ट में देखते हैं कि हिमालय पर्वत की स्थिति के कारण भारतीय मौसम में क्या फर्क पड़ता है। तो देखते हैं, जो जब हिमालय पर्वत की स्थिति जो ये है ना, तो जो उत्तर से चलने वाली जो शीत हवाएं है ना उसको रोक देते हैं। हिमालय पर्वत जो उत्तर से चल रहे जो शीत हवाएं, उधर साइबेरिया का क्षेत्र है ना, तो उसको जो वहां से जो शीत लहर जो चलता है ना उसको बीच में अवरोधक का कार्य करता है ये हिमालय पर्वत, और रोक देता है इसे, है ना। और जो इसे रोकने से आपका जो इधर का क्षेत्र है वो ज़्यादा ठंडी ग्रस्त ये नहीं होता है, ये ज़्यादा ठंडी ग्रस्त या ठंडा का ज़्यादा इसमें प्रभाव नहीं पड़ता है, और शीत लहर को जैसे रोकता है और वापस होता है तो ठंडा का प्रभाव यह नहीं पड़ता। ये पहला कारण हुआ। दूसरा कारण ये हुआ
कि अब इसी का अपोजिट साइड से देखते हैं। इसी का अपोजिट साइड से जब हम देखते हैं तो इधर से जब मानसून चलता है, दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों जब चलते हैं, मानसूनी पवनें जब इधर से चलती है तो इसको इधर नहीं जाने देते, इधर क्रॉस नहीं करने देते हैं ये हिमालय पर्वत, और वर्षा यहीं हो जाता है। और जब यहाँ पे जो हिमालय यू का आकार में नामचा बरवा में जो गौर यू का आकार से टर्न लेता है तो यहाँ कीप नुमा एक संरचना बनता है, जो ज्योग्राफी में आगे पढ़ेंगे। यहीं पे मानिशराम और चेरापूंजी है, मानिशराम और चेरापूंजी है, जिसके कारण यहाँ पे अधिक वर्षा हो जाता है, ताकि यहाँ पे हवा फंस जाता है ना, तो अधिक वर्षा होता है, जो हम आगे ज्योग्राफी में देखेंगे। आपसे बार बार निवेदन है कि चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। हम ज्योग्राफी इतना डिटेल सबको बताएंगे कि आप एक बार बुक पढ़िएगा आपको सब चीज़ समझ में आएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहीं पे ये दो फायदा हुआ यहाँ का। अब देखते हैं पश्चिमी घाट को, जो भारत को अलग बना रहा, और अक्षांश में स्थित देश, इसी अक्षांश में सेम अक्षांश में देश उपस्थित है, उससे विविधता रूप में यह भारत को बना रहा है। दूसरा देख रहे पश्चिमी घाट का रोल। पश्चिमी घाट के बारे में हम जिक्र करते हैं तो पश्चिमी घाट इस टाइप से है। यहाँ से अरब सागर से जो हवा चल रहा है, जो पानी या वर्षा आ रहा है, वो इस क्षेत्र में गिर के यहाँ पे आपको काफ़ी जैव विविधता, कोरोमंडल से लेकर कोंकण प्रदेश तक आपको यहाँ हॉट स्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट का निर्माण कर रहा है। जो हम पर्यावरण का लेक्चर आपको शुरू कर दिए हैं, है ना, उसमें आपको इसे विस्तार से बताया जाएगा। जो हम पर्यावरण का पहला पार्ट या पहला क्लास हम अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब में, इसी चैनल में आपको उपलब्ध होगा, वो भी जरूर देखिएगा, है ना। तो उसमें अब हॉट स्पॉट, तो यही दो कारण है जो भारत को विविधता बना रहा है, इसी अक्षांश में उपस्थित होने के कारण आपको विविधता के रूप में नजर आ रहा है। तो चलिए यहाँ तक हो गया। अभी ज्योग्राफी में घुस गए तो फिर से कम हिस्ट्री में आते हैं, है ना, और फिर से आप लैब बनाइए। तो यहाँ पे देखते हैं कि भारत, जो उपेंद्र सिंह सर आपको बता रहे हैं, उपेंद्र सिंह सर अपनी पुस्तक में जिसका वर्णन किए हैं, है ना, उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लद्दाख देखेंगे। लद्दाख का जिक्र करता है यहाँ पे। पश्चिम में अगर हम देखते हैं, मतलब पूर्व क्षेत्र में हम देखते हैं तो यहाँ पे सुंदरवन डेल्टा है। देखिए ये प्राकृतिक खुद बनाया है, किसी मानव के द्वारा निर्मित नहीं है। लद्दाख में हम देखते हैं उतना ऊंचाई पे स्थित है लद्दाख, यहाँ पे प्रकृति खुद बना। यहाँ पे बलूचिस्तान में, जो आधुनिक पाकिस्तान है, बलूचिस्तान में पठार है, पठारी क्षेत्र, है ना। यहाँ पे तिब्बत का पठार है, इसके बीच में क्षेत्र में। यहीं पे आपका गंगा का जलोढ़ मैदान है, गंगा का, इस सब का विशेषता हम पढ़ेंगे ये ज्योग्राफी में। गंगा का जलोढ़ मैदान, सुंदरवन का डेल्टा है यहाँ पे, है ना, गंगा का जलोढ़ मैदान है यहाँ पे बलूचिस्तान का पठार है। यहीं पे थोड़ा सा दूर में आ जाए तो रेगिस्तान का थार मरुस्थल है, रेगिस्तान का थार मरुस्थल है, जो भारत का प्राकृतिक सीमा के तौर पे यहाँ पे करता है, थार मरुभूमि। यहाँ पे देखते तो अरावली, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखते हैं तो अरावली है, अरावली के पर्वत, यहाँ पे जो रेगिस्तान का थार भूमि है ना, उसको इधर चंबल या सोन नदी, जो बोलिए चंबल नहीं होगा, सोन नदी जो है अरावली का पर्वत इधर उपजाऊ मैदान बनाता है। मध्य भूमि को थार के रेगिस्तान से अलग करता है। मध्य भूमि जो है, मध्य भूमि भारत का जो है, उसको थार रेगिस्तान। यहीं पे आपको दक्कन ट्रैप मिल जाएगा, यहाँ पे आपको दक्कन ट्रैप मिलेगा, जो लावा का निक्षेप से निर्मित हुआ है। लावा के निक्षेप से हम अभी सीमा देख रहे हैं, केवल भारत का प्राकृतिक सीमा देख रहे हैं, भारतीय उपमहाद्वीप का। इस सब को हम डिटेल से ज्योग्राफी में कंप्लीट करेंगे माजिद हुसैन सर का बुक से। यहाँ पे कार्डेमम हिल्स आपको मिलेगा, कार्डेमम हिल्स, अन्नामलाई, ये सब हमें मिलेगा। यहीं पे आपको नीलगिरी हिल्स भी मिल जाएगा, ऊटी जैसा सुंदर स्थान, नीलगिरी हिल्स। यहाँ मन्नार की खाड़ी आपको मिलेगा। ये सब प्राकृतिक सीमा का निर्माण किया गया है। यहाँ पे भारत में प्राकृतिक सीमा का निर्माण किया गया है।
सुंदरवन का डेल्टा हम है, मन्नार की खाड़ी, कार्डेमम हिल्स, अन्नामलाई, नीलगिरी के पर्वत, दक्कन ट्रैप जो लावा के निक्षेप से बना, अरावली जो थार के रेगिस्तान से, मध्य भूमि अलग। अब यहाँ पे देखिए लद्दाख, जैसे हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे यहाँ तिब्बत, गंगा के जलोढ़ मैदान जो पूरे भारत को कृषि प्रधान देश बनाता है, पूरे भारत को कृषि प्रधान देश बनाता है। सुंदरवन डेल्टा, यहाँ पे मैंग्रोव्स जो काफ़ी जैव विविधता का कारण बनता है। यहाँ पे मन्नार खाड़ी हॉट स्पॉट है, जो विश्व का हॉट स्पॉट जो यहाँ पे निर्मित होता है, उसको हम इकोलॉजी इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे। इसको देखते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए, ये बना लीजिए आप, और कल मैप के थ्रू बताएंगे। उसके बाद हम थर्ड में पहुँचेंगे कि भारतीय अतीत का विभाजन का रूपरेखा किस टाइप से किया गया है, जो विभाजन किया गया इतिहास को किस टाइप से किया गया है, हम इसको देखते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कीजिएगा कि उस समय का भी देखते चलना होगा। अब देखते हैं ना विभाजन की रूपरेखा, भारतीय अतीत के जो विभाजन है ना उसका रूपरेखा देख लें। भारतीय अतीत के विभाजन का, यहीं पे लिख देते हैं रूपरेखा, कि भारतीय अतीत का ना विभाजन किस टाइप से किया गया, यार किस टाइप से करने का कोशिश किया गया, हम उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री के शब्द जानते हैं। इसको इंग्लिश में छोड़ दीजिए, इंग्लिश में नहीं लिखिए, लेकिन इंग्लिश मीडियम में लिख दीजिए। वेज टू डिवाइडिंग द इंडियन पास्ट, डिवाइडिंग द इंडियन पास्ट। तो सबसे पहले देखते हैं हिस्ट्री शब्द, कि हिस्ट्री शब्द अंग्रेजी वर्णमाला की जो हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री है वो आया कहाँ से है ना। यह देखते हैं कि हिस्ट्री अधिकतर हम देखते हैं ना कि यूनानी या ग्रीक शब्द से ही इन शब्दों का मीनिंग निकलता है। तो पानी पी लेते हैं, सॉरी क्षमा कीजिएगा। तो देखिए हिस्ट्री शब्द का उत्पत्ति जो हुआ है ना, इसके बारे में हम जानते हैं। तो ये ग्रीक शब्द का हिस्टोरिया से हुआ है। ग्रीक शब्द के हिस्ट्री का उच्चारण जो हुआ है हिस्टोरिया से हुआ है, हिस्टोरिया से हुआ। इसका मतलब होता है अनुसंधान, मतलब रिसर्च। इसका मतलब ही होता है हिस्टोरिया से हुआ है ग्रीक शब्द का, इसका मतलब ही होता है अनुसंधान। तो यहाँ पे हो गया। अब देखते हैं भारतीय अतीत में हिस्ट्री का डिवाइड करने के लिए है ना किस किस रास्ता का अनुसरण किया गया, या हिस्ट्री या इतिहास का विभाजन किस आधार पे हो, इसके लिए क्या क्या चीज़ों का प्रयोग किया गया। तो इसके बारे में देखते हैं। तो पहला जो इतिहासकार थे ना, जो सबसे पहले इतिहासकार लोग हुए जो इतिहास का विभाजन करने के लिए जो रास्ता को अपनाए ना, इतिहास का विभाजन करने के लिए जो रास्ता को अपनाए वो था धर्म के आधार पर। इतिहास का विभाजन, भारतीय इतिहास, ठीक ना, वो 3 टाइप से दिए, सुझाव दिए कि ये इसको इस तरह से बंटवारा किया जाए, विभाजन किया जाए। पहला हिंदू के आधार पर, दूसरा मुस्लिम के आधार पर, और तीसरा ब्रिटिश शासन या ब्रिटिश हुकूमत के आधार पर। ये तीनों टाइप से किया गया। लेकिन इसके आधार पर ना इतिहास का वर्गीकरण करना, इतिहास का विभाजन करना कतिपय कठिन कार्य था। कैसे था कि हम देखते हैं 2-3 एग्जाम्पल देखते हैं। जब
जब हिंदू धर्म का उत्पत्ति हुआ, इस धर्म का उत्पत्ति कब हुआ, किसने किया, है ना, क्या क्या उस समय मुस्लिम धर्म था या नहीं था, इसका जिक्र कर पाना इतिहासकारों के लिए उतना ही कठिन था जितना कठिन अभी एक समुद्र से मोती को निकालना या एक समुद्र से एक बूंद जल को अलग करना। तो इसलिए इस चीज का खंडन किया गया। पहले तो बहुत प्रयास किया गया कि धार्मिक आधार पे, हिंदू के आधार पे इतिहास का काल विभाजन किया जाए। और दूसरा कारण यह था कि क्या हिंदू शाही शासकों का जब शासन चल रहा था, क्या उस समय मुस्लिमों का संरक्षण प्राप्त था, या उस समय मुस्लिमों का कोई भी उलेमा, नेता, मौलवी या शासक मौजूद इस भारत पे नहीं था। तो देखा गया, इतिहासकारों के द्वारा अनुसंधान, रिसर्च किया गया, तो उस समय मौजूद था और मुस्लिमों को भी उतना ही आज़ादी था जितना कि हिंदू के लोगों का था। और साथ साथ जब हम देखते हैं कि जब इतिहास का काल विभाजन इतिहासकारों के द्वारा किया जा रहा था हिंदू, तो एक रिसर्च पे सामने आया कि जब हिंदू धर्म साथ साथ चल रहा था, वही समय उसी समय जैन और बौद्ध धर्मों का विकास भी अपने चरम उत्कर्ष पे था। तो इसी बात से इस चीज़ का खंडन किया गया कि ये चीज़ तो नहीं होगा। फिर मुस्लिम शासकों के समय देखते हैं, क्या मुगल सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, मुगलिया शासन, दिल्ली सल्तनत जैसे शासक चल रहे थे, उस समय पूरा भारत में इनका कब्जा नहीं था। इधर पाल, बंगाल में पाल था, गुर्जर, प्रतिहार, सोलंकी, सातवाहन साउथ में उस समय साथ साथ चल रहे थे। पूरे तौर तरीके से मुस्लिम शासकों के समय हिंदू का वर्चस्व उतना ही था जितना मुस्लिमों का। मुस्लिम राज्य कश्मीर होते हुए भी वहाँ पे हिंदू शाही शासकों का शासन था, जबकि हैदराबाद हिंदू राज्य होते हुए भी वहाँ पे निजाम का शासक था। इससे इस बात का पता लगाया जा सकता था कि नहीं, हिंदू धर्म भी मुस्लिम शासकों के संरक्षण में उतना ही फल फूल रहा था जितना कि मुस्लिम धर्म। तो इस बात का खंडन यहाँ पे किया जा सकता है। दूसरा भी हम देख लिए, पहला भी देख लिए, अब तीसरा देखते हैं। तो तीसरा में ब्रिटिश हुकूमत देखते हैं। हाँ, भले इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि ब्रिटिश हुकूमत ने विभिन्न धर्मों, विभिन्न वर्गों, विभिन्न वर्णों के आधार पर हिंदुस्तान को बांटने का प्रयास किया और आंशिक रूप से ये सफल भी हुए, ताकि 1857 का क्रांति की असफलता इस बात की ओर साफ साफ इंगित करता था कि हिंदुस्तान का जो 1857 में क्रांति हुआ, वो हिंदुस्तान के भाग्य को एक प्रखर शब्दों में लिख नहीं सका, क्योंकि कहीं ना कहीं तक ये धार्मिक आधार पे, सांप्रदायिक पंथों के आधार पे, जाति वर्णों के आधार पर हिंदुस्तान बटा हुआ था। तो ब्रिटिश हुकूमत से भी ये नहीं, और इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि उस समय धर्म एक नहीं था। जैसे कि हम देखते हैं, जब 1905 में बंगाल का विभाजन किया जाता है, 1905 में बंगाल का विभाजन किया जाता है, तो उस समय हिंदू मुस्लिम एकता सामने आते हैं। हिंदू मुस्लिम यूनिटी एक साथ रूप में दिखता है। रक्षा बंधन जैसा रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा रक्षा बंधन जैसा कार्यक्रम किया जाता है, जो बीच में आके इस इतिहास के विभाजन को नकारता है, अपने इतिहास के रूप में इसे स्वीकार नहीं करता है। यही कारण था। इसके बाद जब इस चीज से इतिहास का विभाजन नहीं हो सका, तो इतिहास का कालक्रम के विभाजन के लिए दूसरे इतिहासकार आगे आए और इतिहास के विभाजन के एक नए पैमाने की ओर इंगित किया और इशारा करते हुए इस बात की ओर ध्यान दिया कि इतिहास का इस तरह से अगर वर्गीकरण किया जाए तो अच्छा होगा। और उसने इस तरह का वर्गीकरण किया जो आज तक हम पढ़ रहे हैं, और इसी इतिहास के वर्गीकरण को सभी इतिहासकार अभी फॉलो करते हैं, जो इस तरह से था। तो दूसरा विभाजन का रूप था, इसको भी 3 रूपों या कहीं कहीं देखा जाए तो 4 रूपों में किया जाता है। तो इतिहास के विभाजन के इस रूप को हम 4 रूप में देखते हैं, जिसमें था प्राचीन इतिहास,
प्राचीन इतिहास। दूसरा में था आपका पूर्व मध्यकाल का इतिहास, मध्यकाल इतिहास। तीसरा में है मध्यकाल का इतिहास। और चौथा में आपका है आधुनिक और इसका सबसे आसान कारण था कि इसका कालक्रम का उन्होंने खोज कर लिया। और ये काफ़ी हद तक कहे तो ये चीज़, ये विभाजन इतिहासकारों के दिमाग में सटीक बैठा और इसका काल विभाजन किया गया। तो प्राचीन इतिहास के कालक्रम देखते हैं हम, तो इसका कालक्रम भी नोट कर लीजिएगा, ये अभी तक मान्य है। इसका कालक्रम पहलवी शताब्दी शुरू होने ईसा पूर्व से, पहलवी शताब्दी ईसा पूर्व से छठी शताब्दी ईस्वी तक। उसी में अगर पूर्व मध्यकाल हम देखें तो छठी से तेरहवीं तक पहुंचता है ना, ये ईस्वी में है, ईस्वी में। फिर मध्यकाल हम देखते हैं तो 13वीं से 18वीं शताब्दी तक पहुंचता है, शताब्दी ईस्वी तक जाता है। और आधुनिक का देखते हैं तो 18वीं से प्रेजेंट तक यानी नाव तक जाता है, शताब्दी ईस्वी तक जाता है। ये आपका विभाजन हुआ इतिहास का। इसमें प्राचीन इतिहास को हम देखते हैं तो प्राचीन इतिहास को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। तो थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे। अभी प्राचीन शुरू करेंगे, फिर पूर्व मध्यकाल, फिर मध्यकाल, फिर आधुनिक भारत। तो उपेंद्र सिंह सर पूरा जो बुक में जितना भी चीज़ का जिक्र किया है हम पूरा कंप्लीट करेंगे। इसी चैनल के माध्यम से आपको बार बार कह रहे हैं कि आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो देखते हैं हम प्राचीन भारत को। तो प्राचीन भारत को भी इतिहासकारों ने दो वर्ग में बांटा है। एक है प्राग इतिहास और दूसरा है इतिहास। ये दो टाइप से बांटा है। तो प्राग इतिहास और इतिहास में डिवाइड किया गया है। तो प्राग इतिहास और इतिहास में अंतर क्या है, हम इसको जान लें तो हमको बाकी बातें तो ऑलरेडी समझ में आ जाएगी। तो प्राग इतिहास उससे कहते हैं ना जिसमें आपका कोई लिपि ना हो, लोग साक्षर नहीं हो, इनका कोई अपना सिक्का या कुछ भी ना हो, ये मौखिक तौर पे चलते हो, मौखिक बातों को लेके चलते हो, ये था। और जिसका लिपि हो, एक शब्द और, जिसका लिपि हो पर पढ़ा ना गया हो। जैसे इसका एक एग्जांपल अभी तक मिलता है, वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका लिपि है, लिखावट है, लेकिन अभी तक उसको पढ़ा नहीं गया है। तो ये प्राग इतिहास के साक्ष्य के तौर पे मिलता है। और इतिहास जिसका अपना लिपि हो, पढ़ा भी गया हो, संगठित हो और उसका कोई लिखित ग्रंथ हो, है ना, तो ये सब इतिहास के रूप में आता है सामने। ठीक है, तो इतना सा आज के लेक्चर में हो गया। अब हम उपेंद्र सिंह सर के आगे के क्लास को, आगे के अध्यायों को आगे के क्लास में हम डिस्कस करेंगे और इससे विस्तार रूप से पढ़ने की कोशिश करेंगे। और आज के क्लास में आपको जो भी समझ में नहीं आया हो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
उसका हम जवाब देने का अगले वीडियो में कोशिश करेंगे। और आपसे निवेदन है कि आप आरके हॉटस्पॉट स्टडी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आगे का लेक्चर आपको मिले। और एक बात हाँ और कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी का भी वीडियो जो शंकर IAS है और मेरा खुद पर्सनल नोट्स है उससे मैं बता रहा हूँ, ताकि उसका एक वीडियो अपलोड हो गया, वो भी ज़रूर देखें। जी हाँ, चलिए, धन्यवाद।